कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 मेरे सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने एसएससी सीजीएल टियर 1 क्वालिफाई कर लिया है। और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं बस यही कहूँगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि असफलता के साथ सफ़र ख़त्म नहीं होता। आपकी कामयाबी का सफ़र तभी ख़त्म होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। इसलिए आज से बल्कि अभी से ही अपनी कमज़ोरियों और गलतियों को तलाशना शुरू कर दीजिए और उसे दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, ताकि अगली बार कोई भी चीज़ आपके रास्ते की रुकावट ना बने। दोस्तों, मैं मेहराब शेख आज के इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। पहला, सीजीएल 2 के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश की तैयारी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और तीसरी चीज़ है टाइम टेबल कैसे बनाएं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं एक बहुमूल्य एडवाइस भी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आइए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम मेंस की तैयारी कितने महीने में कर पाते हैं, ये टारगेट नहीं है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस टारगेट की जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। जी हाँ, वो टारगेट क्या है समझिए। आपने अभी टियर 1 क्लियर किया है, फिर आप टियर 2 लिखेंगे, फिर आप टियर 3 लिखेंगे। ठीक है, मेनली यही 3 टियर होते हैं जो आपको एग्ज़ाम्स के, जो आपको सीजीएल के थ्रू कोई अच्छा सा पोस्ट दिलाते हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई पोस्ट ना मिले, आप भले क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ भी आपको मिल जाता है, पर उसके बाद भी आपको पोस्ट नहीं मिलता, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हमें टारगेट ये लगाना है कि कौन सा हम मार्क्स हमें कितना प्राप्त करना चाहिए ताकि हम क्वालिफाई कर सकें। ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि हमें अच्छा सा पोस्ट में मिल जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि अभी किसी ने 140 लाया है टियर 1 में, या किसी का 150 भी आया है। ठीक है, तो अब ये तो कम नंबर है दोस्तों, ये बहुत कम नंबर है। अभी इसको मेहनत करनी होगी बढ़ाने के लिए। टियर 3 में एक नॉर्मल मार्क्स हम लोग मान के चलते हैं कि 60 नंबर आपके होते हैं, सभी के मिल ही जाते हैं। कितना भी ख़राब आप अगर डिस्क्रिप्टिव लिखते हो तो ये आप मान के चलिए। तो उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। अब हम देखते हैं कि 2 तरह के पोस्ट होते हैं। एक आपको मिलता है LRP यानी लोअर रैंकिंग पोस्ट, और एक हो गया HRP यानी हायर रैंकिंग पोस्ट। तो मिनिमम कितना नंबर लाएंगे कि हमें ये पोस्ट मिल जाए LRP, और मैक्सिमम कितना लाएंगे कि हमें HRP मिल जाए। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे देखें कि जिसका 140 नंबर आया है वो अगर बहुत कोशिश करेगा तो भी HRP नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब उसको LRP में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। LRP के लिए आपको 530 नंबर जो है मिनिमम में लाने होते हैं। तो ऑलरेडी आपने 140 ले लिया है। अब आपका टारगेट जो 2 का होगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ देखिए 200 मार्क्स तो हो गए, 140 और 60 200 हो गया। तो और कितना बचता है? 330। जी हाँ, तो ये आपका टारगेट हुआ। आपका टारगेट मैथ्स इंग्लिश नहीं है, आपका टारगेट ये है कि आपको 330, अब मैक्सिमम 330 मार्क्स, या मिनिमम कहिए, मिनिमम 330 मार्क्स आपको लाना है टियर 2 में। तब जाकर आप क्वालिफाई भी करेंगे और आपको LRP का पोस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, अब जिसका 150 नंबर आया है या इससे 2 4 5 नंबर ज़्यादा है और यहाँ 60 मिल ही रहा है, तो उसको और कितनी मेहनत करनी होगी? तो उसको लाना होगा 580, तब जाके उसको हायर रैंक पोस्ट मिल जाता है। जो भी सीजीएल का हायर रैंक पोस्ट होते हैं, रेलवे, CSS वगैरह, वो आपको मिलता है। तो अब इसका टारगेट कितना होना चाहिए टियर 2 में कि वो ये स्कोर ला सके? तो जोड़ लीजिए, इधर आपका 0 कर देते हैं और इधर हो गया 6 5 11 और 1 7 8।
7, तो ये हो गया 370। तो जिसका 150 आया है उसको ये रैंक लाने के लिए 370 नंबर का टारगेट रखना होगा। मैथ्स प्लस इंग्लिश मिला के 370 मैक्सिमम फॉर HRP और 330 फॉर LRP। ठीक है, तो ये होता है टारगेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आप ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बल्कि आपको अच्छा पोस्ट भी मिलेगा। अब सवाल है कि अगर किसी का 50 से ज़्यादा आया है, 150 से ज़्यादा आया है, मान लीजिए किसी ने 180 ले लिया, तो यहाँ अब 20 बढ़ जाते हैं, है ना। आप पीटी में अगर 20 बढ़ गए तो मेंस में आप आप 30 बढ़ रहे हैं तो मेंस में आप -30 हो सकते हैं। इन केस कि आपने 370 की जगह 340 ही आप लेकर आए तो भी आपका काम हो गया, क्योंकि आप यहाँ 30 बढ़े। तो यहाँ 30 अगर आपका मान लीजिए कि मैथ्स ख़राब था और इंग्लिश अच्छा था तो आपने थोड़ा सा मैनेज किया तो आप इतना ले आए तो भी आप सिक्योर है, सेफ जोन में आप हैं। ठीक है, या आपका किसी का अगर 70 नंबर आता है, इन केस किसी का यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई आप 170 लेके आया हुआ है, यानी यहाँ पे ये 20 नंबर भागा है, तो यहाँ पर अगर इसका 20 नंबर कम भी आता है यानी 350 भी आता है तो भी वो सेफ़ है। इसलिए कहा जाता है कि पीटी में आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि मेंस में आप अगर थोड़ा कम भी काम करते हैं, कम मेहनत भी करते हैं तो भी आप इधर इन LRP और इन HRP दोनों जगह आप सेफ होते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? जी हाँ। तो यहाँ पे आपका पीटी अगर अच्छा हुआ होता इन केस तो आपको मेंस में कम मेहनत करनी पड़ती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। तो जिसका 140 आया वो अपना LRP का टारगेट रख ले, और चाहे तो वो HRP का भी रख सकता है हायर रैंक पोस्ट के लिए, लेकिन आप फिर डिफरेंस देख लीजिए, आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ 370 की जगह अगर आप 140 लाए हैं और इसके बाद भी चाहते हैं कि HRP मिले आपको, तो 370 की जगह आपको 380 लाना होगा, जो कि शायद ही मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ओके, तो आप ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इतना में ही अपना संतुष्ट हो जाइए कि ठीक है मुझे 330 नंबर लाना है, और टियर 3 में तो आपका 60 रखा हुआ है। ओके, तो ये आपका LRP मिल जाता है। उसी तरह जिसका ज़्यादा नंबर आया है टियर 1 में 150 से ऊपर है, 70 है या 80 है, तो वो अगर थोड़ा सा 10, 20, 30 नंबर इधर कम करता है इसका टारगेट में तो चलेगा, उसको 580 जोड़ के आ ही जाते हैं और वो LRP जो है HRP यानी हायर रैंक पोस्ट पा लेता है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यही है टारगेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये टारगेट आपको अचीव करना चाहिए। अगर ये टारगेट आपने सेट कर लिया कि हमको ये नंबर लाना है, तो अब आपको नंबर के पीछे भागना है। ठीक है, सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना कि हमको ये अचीव करना है या ये अचीव करना है। क्लियर है? अब जो है आप स्ट्रैटेजी जो बनाएंगे, चाहे मैथ्स की बनाएंगे चाहे इंग्लिश की बनाएंगे, तब आपको ध्यान में रहेगा कि हम किस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अब जो कमज़ोर है, मान लीजिए मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश मजबूत है तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे। अब ये मजबूत है इंग्लिश और इसी पे आप खूब लगे हुए हैं तो ये तो और ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, किसी का भी दोनों बराबर नहीं होता, पर अगर हम कोशिश करें कि हमको 370 लाना है तो कम से कम 180 या 170 इतने के आसपास हमको इस सब्जेक्ट में रखना चाहिए। 180 या 170 इस सब्जेक्ट में रखना चाहिए, तब जाकर हम ये ले सकते हैं। 10-20 और बढ़ जाए तो और अच्छा है, लेकिन इससे कम में गुजारा नहीं होगा इस सब्जेक्ट। अब यहीं जोड़ लीजिए 18 × 2 तो 360 ही हुआ। यहाँ आप चूक रहे हैं HRP के लिए, फिर आपको ये मिल जाएगा। मेहनत तो आपने HRP का किया लेकिन आपको LRP मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए कि आपका टारगेट अचीव हो जाए। तो ये टारगेट अगर आपने सेट नहीं किया है और अब बस पढ़े जा रहे हैं तो पढ़िए, खूब पढ़िए। कितना नंबर आपको लाना है आपको पता ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ ओनली मार्क्स का मतलब है, आप जितने मार्क्स लाएंगे आपके लिए उतना
बेहतर है। तो मैं हमेशा कट ऑफ के ख़िलाफ़ हूँ। जो लड़के पूछते हैं सर मिनिमम कितना ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, मैं उसको यही कहता हूँ तुम मिनिमम की सोच रहे हो, तुम पास कभी नहीं कर पाओगे। जो मैक्सिमम की सोचता है वो पास भी करता है और उसको नौकरी भी होती है। तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, यानी हमको सबसे अच्छा करना है, इसकी आपको उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये टारगेट आप देख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? चलें। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक दूसरे टारगेट की बात करने वाला हूँ, टारगेट नंबर 2। इस टारगेट को भी स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी इग्नोर नहीं करना है। अब आप समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश के प्रिपरेशन की, है ना, कि CGL 2 के लिए इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो प्रिपरेशन तो होगा ही होगा, वो आप पहले भी कर चुके हो, आगे भी करोगे, नो डाउट। हमें बात करनी है कि इंग्लिश में जो टॉपिक्स होते हैं उसका टॉपिक वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा या कितना होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? टॉपिक वाइज इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उसके वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में करीबन 12 से 13 टॉपिक्स हो जाते हैं, कॉमन एरर से लेकर पैसेज तक। ओके, और सबके मार्क्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग आते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ एज अ होल तीनों जो सेक्शन है हमारा, जैसे ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज, तो एज अ होल इन तीनों सेक्शन में हमें कितने नंबर्स मिलते हैं। तो एक आइडिया मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो ग्रामर में आपको 27 नंबर का 87 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लगभग। और वोकैब से 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन से आपको 53 के आसपास क्वेश्चन आ जाता है। ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ये 2014 से 2018 के एग्ज़ाम्स के बीच का आंकड़ा है, ठीक है। ग्रामर से 87, वोकैब से 60, 53, टोटल हो गए 200। ये आंकड़ा हो गया। अब आप एक यहाँ पे एनालाइज कर लीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन कैसा है। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आप मान लीजिए ग्रामर में 60 प्लस ले आते हो तो ठीक है। वोकैब कमज़ोर है, आप इसमें 30 ले आते हो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी कमज़ोर है, आप इसमें 20 ले आते हो, ठीक है। तो आपके कितने नंबर हो गए? 60, 20, 80, 30, 110 नंबर हो गए, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट कैसा था? आपने देखा हमारा टारगेट तो 170 जा रहा है, 180 जा रहा है। तो यहाँ पे ये काम तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आपको अब इसी मद्देनज़र मेहनत करनी होती है, ठीक है, कि मेरा ग्रामर में हमको 80 नंबर रखना है। इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी जो है बनानी होगी। आप बस ऐसे ही पढ़ने बैठ जाएंगे, आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। पढ़िए, नंबर कुछ नहीं आने वाला। तो मान लीजिए इसमें आप 80 नंबर लाते हैं, वो कैब में भी आप 50 हैं, इसमें भी आप लगभग 45 ला रहे हैं, तो अभी आपका कुछ ना कुछ स्कोर अच्छा हो जाएगा। इधर हो गया 130, है ना, 8 5 13, 130 और 40, आप 175 ले आते हैं। ओके, बहुत है, क्योंकि मैथ्स में भी आप लगभग इतना ले आएंगे तो आपका तो काफ़ी मार्क्स हो जाएगा। तो ये आपको टारगेट बनाने में, आपको स्ट्रैटेजी बनाने में, टारगेट तो मैंने आपको दे दिया, स्ट्रैटेजी बनाने में कि कैसे प्रिपरेशन करना है, बहुत ही हेल्प करेगा। तो आप समझ गए, ग्रामर से हमको इतना नंबर मिल रहा है, इतना नंबर वोकैब से और इतना नंबर 53 नंबर कॉम्प्रिहेंशन से। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर पे है पैसेज। पैसेज जो आपको 30 मार्क्स दे देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है नरेशन, इससे आपको 26 से 27 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, ये मैं आपको अगेन कह रहा हूँ 2014 से 2018 तक का डेटा है क्वेश्चंस का। तीसरे नंबर पे रखा गया है क्लोज टेस्ट को। ओके, ये आपको 25 नंबर का आ जाता है। चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं वॉइस को, क्योंकि ये आपको 20 मिनिमम या फिर 22 नंबर का आ जाता है। और पाँचवें नंबर पे
आप रख लीजिए रीअरेंजमेंट को। यहाँ आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये जो मैंने 5 नंबर दिया है, जो मैंने रैंकिंग दिया है सारे टॉपिक्स को, तो वो मार्क्स वाइज है कि कितने नंबर्स कितने कौन कौन से टॉपिक में आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे भी एनालाइज करेंगे। जब तक अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे, जिस कमज़ोरी जिस गलती की मैंने बात की थी, जो लोग असफल हुए उनके लिए, तो उनको यहाँ हेल्प होने वाला है समझने के बाद ये सब कि वो कहाँ चूक रहे हैं, कौन सा उसका वीक पॉइंट है, किस पे उसको काम करना। तो अब देखिए पैसेज, अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ख़राब है, बिल्कुल ही ख़राब है, तो पैसेज से तो आप कुछ नहीं ले पाएंगे नंबर। नरेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और वॉइस स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें 47 से 48 नंबर ला सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इससे लाया जाता है। आपको मेरे नरेशन के वीडियोस देखने चाहिए, लिंक बटन में मैंने दे दिया है, क्लिक करके देख लीजिए। आप बिल्कुल ही दोनों चैप्टर में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये स्कोरिंग होता है, कंफ्यूजिंग है पर स्कोरिंग होता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट के लिए भी आपको ग्रामर की ज़रूरत है, वो कैप की ज़रूरत है, तो उसमें भी आप इतना नंबर ला सकते हैं। बहुत ख़राब जाएंगे तो 20 नंबर भी ला सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आपका मेजर जो टॉपिक है, मैंने आपको पूरे मेजर टॉपिक्स दे दिए हैं। जो मेजर टॉपिक्स हैं इंग्लिश में वो यही हैं: पैसेज, नरेशन, क्लोज टेस्ट, वॉइस एंड रीअरेंजमेंट। आपको इन मेजर टॉपिक्स पे जो है पहले काम करना चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है, जो मैं आगे भी बात करूँगा। तो ये क्लियर हो गया। अब बचेंगे छोटे छोटे चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ों में इनसे अगर हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए तो हमें मिलता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपको 12 नंबर तक आ जाता है। ये भी आपका 2014 से 18 का डेटा है। और इसके बाद ईडीएम की अगर हम बात कर दें तो ये आपको करीबन 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब इन दोनों से भी हम 20 नंबर ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो आपके पॉकेट में नंबर है, क्योंकि आप ये जितना पढ़ के रट के जाएंगे, जो भी वजह से ट्रिक लगा के, इमेजेस के थ्रू, निमोनिक ट्रिक्स वगैरह, तो अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ जाता है, मिल जाता है। तो 20 में से 18 से 17 नंबर आपके हो ही जाते हैं, ठीक है। अक्सर लोग ला रहे हैं जो एक इंग्लिश में 190 ला रहे हैं, वो कैसे ला रहे हैं, वो इसी तरह से ला रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रिक है जिस पर आपको मेहनत तो मैंने कर दी है, सारा रिसर्च करके आपके सामने मैंने रख दिया है। अब आप अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए वन वर्ड से आपको इतने नंबर, इडियम से इतने नंबर। अब जो बचे छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, है ना, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर स्पेलिंग वाले, तो अब आपको जो है एंड में इस पे मेहनत करनी है। इस पे शुरू में आप खूब मेहनत करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब भूल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके पास। अभी से अगर इस पे ज़्यादा टाइम देंगे तो आगे जाके सब भूल जाएंगे। तो इसको आप अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी 175 नंबर मैंने दिखा दिया कि आप कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। 175 नंबर मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो में बैक जाके देख लीजिए कि आपको 175 नंबर कहाँ से मिलने वाला है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ ये करते हैं, या आपका ये चीज़ ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है, ओके। अगर मैं बात करूँ स्पेलिंग वाले क्वेश्चन की, तो इसको तो अगर 3 क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए छोड़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं उसको राइट कर लेना है, लिख लेना है। रोज़ कम से कम 50 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और एकदम आँख कान खुला रखिए, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जो स्पेलिंग रूल्स आते हैं वो आप ढूंढ ढूंढ के याद कर लीजिए, समझ लीजिए, विद एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हो से उसके साथ। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है वैसे, और एक मैं बनाने वाला हूँ, तो जब भी आएगा आप देख लीजिएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो 3 नंबर आपका छूटेगा नहीं। ये अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, मेक योर स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको टीयर 2 में कितने नंबर लाने हैं, है ना। आपको पता है कि हमें 370 लाना है कि 340 लाना है।
तो अब आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आसानी से कि हमको क्या करना चाहिए कि मेरा मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर इतना नंबर आ जाएगा। उसी तरह आपको पता है कि आपको इंग्लिश में ग्रामर से, वोकैब से और कॉम्प्रिहेंशन से कितने नंबर आपको मिलते हैं और आप उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको देखना चाहिए। तो आपसे बेहतर आप अपने लिए स्ट्रैटेजी आपका कोई नहीं बना सकता, आप खुद बना सकते हैं। लेकिन एक गाइड होने के नाते, एक टीचर होने के नाते ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी आपको थोड़ी इस राह में मदद कर देता हूँ। तो चलिए आपके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं देखता हूँ। तो स्ट्रैटेजी बड़ा ही कॉमन है, कुछ नई बात नहीं है, जो सभी कहते हैं मैं भी वही कहता हूँ कि आप तीनों चैप्टर को तीनों टॉपिक देख लीजिए, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तीनों का स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम है। ग्रामर में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इसलिए क्योंकि आप टियर 1 निकाल चुके हो, तो जाहिर सी बात है आपने ग्रामर तो पढ़ा ही होगा। तो आपके पास जितने भी रूल्स का नोट्स बना हुआ है, आप उन सब का रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन किसका करेंगे आप? ओल्ड रूल्स का, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको नए रूल्स को भी सीखना है। तो नए रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो जी हाँ, नए रूल्स आपको मिलने वाले हैं थ्रू, देयर आर मेनी सोर्सेज, ओके। तो सोर्सेज मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आपको नए रूल्स कहाँ से मिलेंगे। वैसे आप दूसरे किताबों से, जैसे नीतू सिंह की जो बुक आती है केडी कैंपस वाले, तो इसका आप वॉल्यूम 1 कर लीजिए, आपको न्यू रूल्स उसमें मिल जाते हैं, ओके। सबसे बेस्ट तरीका हो गया। और अगर आप बुक नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे बुक्स हैं, मैं 1 या 10 नाम दे सकता हूँ, पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जगह के नहीं है ना। कोई यूपी से है, तो कोई बिहार से है, तो कोई झारखंड से है, कोई दिल्ली से है। हर बुक हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए जो कॉमन बुक है वो आप देख लीजिए। तो कॉमन बुक आपको वही केडी कैंपस हर जगह मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इंटरनेट का सहारा लें, जिस पे आपको नए रूल्स मिलते हैं। तो अगर आप इंटरनेट गोवर है, इंटरनेट पर जाते हैं, यूज़ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो आप इसको ढूंढ लिया करें, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट यानी मॉक टेस्ट। तो जब भी आप कोई ग्रामर का रूल पढ़ते हैं या चैप्टर वाइज पढ़ें, या फिर आप एट रैंडम सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉमन एरर बना रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हैं, तो उसका एक टेस्ट लीजिए। आपको टेस्ट लेना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप टेस्ट सबका मिला कर लीजिए, जी नहीं। आप केवल ग्रामर का सेट बनाइए, जिसमें केवल कॉमन एरर हो, या केवल इम्प्रूवमेंट हो, या केवल फिल इन द ब्लैंक्स हो। ऐसा कोई सेट आप पता कीजिए, पीडीएफ में ढूंढिए, जो चैप्टर वाइज हो, ग्रामर वाइज हो, ना कि सब मिला जुला हो। तो पहला जो आप टेस्ट लगाएंगे वो यही होना चाहिए कि आपको ग्रामर वाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को ले सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी है। इसमें आपको हर चैप्टर का 70+ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा वीके सिंह की जो बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं, परफेक्ट इंग्लिश। आप अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। तो देयर आर मेनी मोर बुक्स जिसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक्स से आपको क्या होगा कि चैप्टर वाइज ग्रामर के अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसका आपका टेस्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। तो इसको भी रिवीजन करना है, जी हाँ। यानी आपको मान लीजिए कि 5000 वर्ड्स याद हैं, तो आपको ये 5000 वर्ड को रिवीजन करना है। क्योंकि वर्ड आपने याद किया और भूल जाएंगे, तो मेरे नज़र में याद किया वो चीज़ भूल जाना बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप इसको रिवीजन करते रहेंगे। प्लस न्यू वर्ड्स के लिए क्या करेंगे? इसमें न्यू वर्ड्स के लिए आप जो है न्यूज़पेपर वगैरह का सहारा लीजिए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से जो नए वर्ड्स आते हैं, डेफिनेटली हर रोज़ कुछ ना कुछ नया वर्ड आता है, उसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करके वो 5000 वाले लिस्ट में शामिल कीजिए और उसका भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप वोकैब का भी टेस्ट दीजिए। ये भी अलग ही टेस्ट रहेगा। आप 10 मिनट का दीजिए, 20 मिनट का दीजिए, जो भी आपको वोकैब का भी टेस्ट देना चाहिए। तो वोकैब का टेस्ट के लिए भी आप पीडीएफ फाइल वगैरह ढूंढ लीजिए, या फिर बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें मैं बुक के नाम एंड में भी लिखा दूंगा। तो आप वोकैब का टेस्ट सेपरेट दे दीजिए। हो गया। और फिर है आपका कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको न्यूज़ रीडिंग की ज़रूरत है। इसमें आपको रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे वो नया ही होगा, तो रिवीजन नहीं कर सकते। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंशन पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे पैसेज है, या फिर क्लोज टेस्ट की हम बात करें,
या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें तो इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन दूर होता है। कैसे दूर होता है अब मैं यहाँ तो पढ़ाने नहीं बैठ सकता, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए। रोज़ाना 1 से 2 पैसेजेस ज़रूर बनाइए और अपने आप को फिर क्या करना है, फिर करना है ये कि रिव्यू करना है। जो आपसे बन गए और जो नहीं बने वो सारा आपको देखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिव्यू करना। जब तक आप रिव्यू नहीं करेंगे कि आपने कितना बनाया तब तक मुश्किल है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब टेस्ट दें, चाहे आप ग्रामर का टेस्ट दें या वोकैबुलरी का या कॉम्प्रिहेंशन का सेपरेट दें या तीनों का मिक्स टेस्ट दें, आप उसी टाइम पे बैठें जो टाइम एग्ज़ाम का होता है। जैसे 2 to 5 अगर है तो 2 to 5 में आप बैठें और उसी दरमियान आप देखें कि मेरा इस टाइम पीरियड में, इस टाइम फ्रेम में कितने क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं। तो इससे आपको अपने आप का अंदाज़ा लगेगा कि आप कितना सही जा रहे हो, आपका जो प्रिपरेशन है वो किस दिशा में है, सही है या गलत है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर लें। तो ये होगी आपकी स्ट्रैटेजी। अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी बना ली कि हमें क्या क्या चैप्टर कैसे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये सब अचीव करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल का होना ज़रूरी है। दोस्तों, टाइम टेबल आप अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अनुसार ही बनाएंगे कि आपके पास कैसा समय उपलब्ध है या नहीं है। अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है। फिर भी मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे आपको रोज़ाना पढ़ना चाहिए। अब इस 8-10 में मैथ्स और इंग्लिश को आप बांट दीजिए। बांटने का आधार होगा जो आपका, मान लीजिए इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो इसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, मैथ्स पहले से अच्छा है तो आप इसको कम टाइम देंगे, क्योंकि आपको नंबर दोनों से अच्छे अच्छे लाने हैं। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में 130 ले आते हैं और इसमें 180 ले आते हैं तो भी हमारा काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये काम हम नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा काम करना है कि प्रोडक्टिव हो, प्रॉफिटेबल हो। तो आपको टाइम टेबल उसी हिसाब से बना लेना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें केवल इंग्लिश की कि इंग्लिश के लिए क्या टाइम टेबल होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ाना, जैसा कि मैंने कहा कि अगर इंग्लिश आपका वीक है, कमज़ोर है, तो आप इसको कम से कम 5 घंटे का टाइम ज़रूर दीजिए और 3 से 5 घंटा आप उधर मैथ्स को दीजिए। तो इस 5 घंटे में आप इंग्लिश को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, एक तो स्कोरिंग है वो है आपका पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। स्कोरिंग है इसलिए कि इसमें ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। प्लस ये आपका टॉप लेवल पे भी था कि इससे आपको 30 नंबर मिलता है। तो आप 5 घंटा में पैसेज को टाइम दीजिए, आप जैसे भी दीजिए पैसेज को टाइम दीजिए। मान लीजिए 1 घंटा आप पैसेज को टाइम दे रहे हैं, फिर आपका आया था वॉइस था, नरेशन था, उसको भी आप उसी तरह से 1 घंटे का टाइम दीजिए। तो इस तरह से आप हर जो बड़े मेजर टॉपिक्स हैं उसको टाइम दे दीजिए। जब तक आप इस तरह से कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 4 बजे उठिए और 8 बजे तक पढ़िए, ये करने का टाइम नहीं है। आपको 5 घंटा दे दिया है, बता दिया है कि आप 5 घंटा इसको दीजिए और 5 घंटे में आप किसको किसको कितना टाइम देते हैं ये आप अपने एबिलिटी, अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इंग्लिश का स्पेशली एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर दे दूँगा। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ओके, चलें अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है सोर्स। जी हाँ, सोर्स यानी कि हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। ग्रामर के लिए बुक्स, वोकैब के लिए बुक्स और कॉम्प्रिहेंशन के लिए बुक्स। तो कौन कौन से बुक्स हमें ये सारा चीज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न यही है कि सर मटेरियल कैसे मिलेगा। तो भाई 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए या फिर पेड चाहिए। अगर आपको पेड चाहिए तो पेड के लिए आपको बुक्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपको फ्री चाहिए तो फिर आप वही, मैं कहूँगा, गूगल से मदद मांगिए, गूगल आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि जब भी मैंने कोई एग्ज़ाम दिया तो ज़्यादातर मटेरियल मैंने
नेट से ही हासिल किया है। बुक्स बहुत कम मैं खरीदता हूँ, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो मेनली आप फ्री सोर्स को यूज़ करें, गूगल से ज़्यादातर मटेरियल मिलेंगे। गूगल का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको यहाँ पे अपडेट चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं कि पुराना। अभी बुक्स क्या है कि 5 साल पहले प्रिंट हुआ है तो वो 5 साल पहले का ही रूल बता सकता है ना, 5 इयर्स बैक का ही मिलेगा आपको, न्यू तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है नेट पे जाना चाहिए। नेट पे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपडेटेड मिल जाता है। बुक्स में आप एमबी पब्लिकेशन ले सकते हैं, प्लस किरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि स्टूडेंट जो है अलग अलग क्षेत्रों से हैं, हर जगह हर बुक अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये कॉमन है, एमबी और किरण ये आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, एक बात है कि एमबी में कुछ गलतियाँ हैं पर किरण में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ये सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो एमबी पब्लिकेशन की आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ये आपको 5 इयर्स बैक क्वेश्चन देता है, ये आपको 15 इयर्स बैक क्वेश्चन देता है, ये एक बड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा मैंने बोला कि केडी कैंपस की आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। अग्रवाल पब्लिकेशन की जो एग्ज़ाम कार्ड वाला बुक आता है वो आप ले सकते हैं। आप दिशा पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मैंने कहा था वो भी आप ले सकते हैं। आप वीके सिंह की परफेक्ट इंग्लिश भी ले सकते हैं। आप पैरामाउंट का भी बुक ले सकते हैं। तो बुक्स की कमी नहीं है दोस्तों, मैं 10 बुक और लिख सकता हूँ, बट इनसे बेटर होगा कि आप नेट से तैयारी कर लें। नेट इज़ द बेस्ट वे फॉर द प्रिपरेशन। ओके, तो ये हो गया आपका सोर्स। अब मैं आखिरी चीज़ जो बताने वाला था, एडवाइस। मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, तो वो जो एडवाइस है वो है ये कि स्टे फोकस्ड। आप फोकस्ड रहें। आपके पास 3 से 4 महीना होंगे, या हो सकता है लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ जाए, पर मान के चलिए कि 3 से 4 महीने हैं, तो इसमें आपको फोकस्ड होके काम करना है। अब ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो भी सोना बाबू हैं उनको कह दीजिए कि 3-4 महीने के लिए म्यूट हो जाओ, क्योंकि करियर फर्स्ट, करियर को हम प्राथमिकता देंगे। तो स्टे फोकस्ड, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़रा सी गलती आपका पूरा करियर ख़त्म कर सकता है। सीजीएल का ख्वाब ही रह सकता है, रह जाएगा। तो कोई भी चूक नहीं करना है, ऊपर वाले ने अच्छा मौका दिया है, टेक द एडवांटेज, फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है, मन में कोई बात है, तो कमेंट करके बता दीजिए। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए एसएससी टियर 2 के ही क्वेश्चंस वाले वीडियोस बनाता रहूँगा। आप बस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।